नमकीन समुद्री हवा और मीठे स्वादिष्ट खाने की महक का मिश्रण मुंबई के जनता मार्केट की गलियों में फैला हुआ था। शुक्रवार की उस गुलजार रात में जहां हंसी और बातों का शोर था, एक तीखी और भद्दी चीख ने उस माहौल को चीर दिया। यह आवाज उस गली के बीचों बीच स्थित एक छोटे से ठेले से आ रही थी, जहां मीरा के समोसे दशकों से लोगों का दिल जीत रहे थे। गरम तेल में तलते समोसों की महक और उबलती चाय की भाप के बीच एक ऐसा दृश्य था जो वहां के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। छोटे बाल, पूरे शरीर पर टैटू और भारी भरकम शरीर वाला एक आदमी, राणा भैया, और उसके बगल में खड़ा दुबला पतला मक्कारी भरी हंसता हुआ पप्पू। उनके हाथ में देसी शराब की बोतल थी, जिसे वे ऐसे पकड़े हुए थे मानो अभी तोड़ देंगे। वे ठेले की मालकिन मीरा देवी को धमका रहे थे, ए बुढ़िया, बहरी हो गई क्या? पैसा निकाल, पैसा। मीरा देवी ने अपने मैले एप्रन को कसकर पकड़ रखा था। उनकी झुर्रियों भरी आवाज कांप रही थी। अरे भैया, क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने क्या गलती की? वह इस बाजार की एक पहचान थी। उन्होंने सालों की मेहनत से इस छोटे से ठेले को खड़ा किया था। इस गली के सभी दुकानदार उन्हें मीरा माँ या मीरा मौसी कहकर बुलाते थे और अपने परिवार जैसा मानते थे। ऐसे में उन पर इस तरह से चिल्लाते हुए अजनबियों को देखकर हर किसी का दिल दहल गया। राणा भैया ने मीरा देवी का कंधा झंझोड़ते हुए कहा, गलती? यहां धंधा करना ही तेरी सबसे बड़ी गलती है बुढ़िया। यह हमारे बिच्छू गैंग का इलाका है। यहां धंधा करना है तो हफ्ता देना पड़ेगा। आज से हर महीने 10,000 रुपये पहुंचा देना, फिर तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। इतना कहते ही पप्पू ने पास पड़ी एक प्लास्टिक की कुर्सी पर लात मार दी। धड़ाम की आवाज के साथ कुर्सी दूर जा गिरी और कुछ डरे हुए ग्राहक अपनी जगह से उठ खड़े हुए। आसपास के दुकानदार बेचैन थे, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज ने उस माहौल को तोड़ा। बस, बहुत हुआ। यह आवाज भीड़ से निकलकर आती एक युवती की थी। कसकर बंधे लंबे बाल, बिना मेकअप वाला साफ चेहरा और साधारण काली टी शर्ट और जीन्स। वह देखने में बिल्कुल आम लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें असाधारण थीं। वे रात के आसमान की तरह गहरी और किसी तेज धार वाले चाकू की तरह पैनी थीं। वह थी पैरा एसएफ विशेष बल की एक सक्रिय लेफ्टिनेंट कर्नल अदिति सिंह। वह 10 दिन की छुट्टी पर अपने घर मुंबई आई थी। उसे अपनी यूनिट के गेट से बलिदान का नारा लगाकर निकले हुए कुछ ही घंटे हुए थे। वह अपनी मां के काम खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि उन्हें चुपचाप घर ले जा सके, लेकिन सामने के दृश्य ने उसके खून को ठंडा कर दिया। राणा भैया ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, तू कौन है बे? चल निकल यहां से, हम जरूरी बात कर रहे हैं। अदिति की आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। मैंने कहा, मेरी मां को परेशान करना बंद करो। मां? अच्छा, तो यह बुढ़िया तेरी मां है। बहुत अच्छा हुआ। मां की गलत परवरिश की सजा बेटी को भुगतनी पड़ेगी। अगर तुझे भी यही धंधा करना है तो जा, कहीं से भी पैसे का इंतजाम करके ला। राणा भैया के मुंह से गंदे शब्द निकल रहे थे। उसी पल अदिति की आंखों में एक बदलाव आया। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। यह आखिरी चेतावनी है। अभी इसी वक्त टूटे हुए सामान के लिए माफी मांगो और यहां से दफा हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। चेतावनी? हाँ, तू हमें सिखाएगी? राणा भैया का धैर्य जवाब दे गया और उसने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल अदिति के सिर पर मारने के लिए घुमाई। आसपास से चीखें निकली। मीरा देवी नहीं, चिल्लाकर अपनी बेटी के आगे आने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह सब बेकार था। जैसे ही बोतल अदिति के सिर के पास पहुंची, उसका शरीर बिजली की तेजी से घूमा। राणा का भारी शरीर आगे की ओर झुका और अदिति एक कदम आगे बढ़ी। उसका दाहिना हाथ बिजली की गति से निकला और राणा की कलाई को पकड़ लिया। आह! एक कर्कश आवाज के साथ राणा की कलाई एक अजीब कोण पर मुड़ गई। उसके हाथ से बोतल छूटकर जमीन पर गिरी और छपाक की आवाज के साथ टूट गई। अदिति यहीं नहीं रुकी। उसने उसकी मुड़ी हुई कलाई का इस्तेमाल करते हुए उसके विशाल शरीर को एक लीवर की तरह उठाया और जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! राणा को चीखने का भी मौका नहीं मिला। वह जमीन पर चित्त पड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि पप्पू और वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। पागल औरत! पप्पू होश में आते ही अदिति की ओर दौड़ा, लेकिन उसके अनाड़ी मुक्के अदिति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे।
अदिति ने बस थोड़ा सा झुककर उसके मुक्के से खुद को बचाया और फिर अपनी कोहनी सीधे उसके पेट में दे मारी। उफ! पप्पू दर्द से दोहरा हो गया। अदिति ने उसकी गर्दन पकड़कर उसका चेहरा अपने घुटने से टकरा दिया। दूसरे वार के बाद पप्पू जमीन पर गिरकर दर्द से कराहने लगा। यह सब 10 सेकंड के अंदर हो गया। गली में सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले जो गुंडे हंगामा कर रहे थे वे अब जमीन पर पड़े थे। अदिति शांत खड़ी थी। उसने अपनी मुट्ठी खोली और फिर बंद की। यह वही हाथ थे जिन्हें लोगों को बचाने और मारने दोनों के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वह चुपचाप अपनी मां के पास गई और उनके कांपते कंधों को सहारा दिया। मां, आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं आई? अदिति। मीरा देवी अपनी बेटी और जमीन पर पड़े गुंडों को बारी बारी से देख रही थीं। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन जिस आसानी से उसने उन लोगों को धूल चटाई थी वह दृश्य उनके लिए नया और डरावना था। तभी जमीन पर पड़े राणा ने खून थूकते हुए कहा, वहीं रुक जा। तू फौजी है ना? तुझे पता है कि एक फौजी जब किसी आम नागरिक पर हाथ उठाता है तो क्या होता है? मैं अभी पुलिस और वकील को बुलाता हूं और तेरी वर्दी उतरवाता हूं, देखती जा। ये शब्द अदिति के दिल में तीर की तरह चुभ गए। एक सैनिक छुट्टी पर और आम नागरिकों के साथ मारपीट का मामला। भले ही यह आत्मरक्षा थी, प्रक्रिया जटिल हो सकती थी। उसके बेदाग सैन्य करियर पर एक धब्बा लग सकता था। आसपास के दुकानदारों की फुसफुसाहट बढ़ने लगी। अदिति ने अपनी मां को अपने पीछे छिपाया और आने वाले तूफान का अंदाजा लगाते हुए एक गहरी सांस ली। मुंबई की रात अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय 2, वर्दी का सम्मान और बारार का साहस। पुलिस सायरन की तेज आवाज ने रात की शांति को भंग कर दिया। 2 पुलिस जीपें आकर रुकीं और भीड़ तितर बितर होने लगी। 4 पुलिस वाले भीड़ को चीरते हुए अंदर आए। सब अपनी जगह पर रुक जाओ। पुलिस, क्या हुआ यहां? एक युवा कांस्टेबल चिल्लाया। जमीन पर पड़ा राणा भैया ऐसे कराहने लगा मानो इसी का इंतजार कर रहा हो। साहब, यहां इस पागल औरत ने हम पर हमला किया। राणा ने पप्पू को उठाते हुए अपने घावों को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया। पप्पू भी नाक से बहते खून के साथ दर्द का नाटक करने लगा। पल भर में वे गुंडों से पीड़ित बन गए। पुलिस वालों की नजर अदिति पर पड़ी। वह अपनी मां को पीछे किए शांत खड़ी थी। एक तरफ वह जो बिल्कुल ठीक थी और दूसरी तरफ 2 घायल आदमी। यह दृश्य किसी के भी लिए अदिति के खिलाफ ही जाता। एक उम्रदराज इंस्पेक्टर ने अदिति से कहा, मैडम, क्या ये लोग जो कह रहे हैं वह सच है? आपको मारपीट के आरोप में हमारे साथ चलना होगा। अदिति ने शांति से जवाब दिया, हां, यह मैंने ही किया है, लेकिन यह आत्मरक्षा थी। इन दोनों ने पहले मेरी मां को धमकाया और सामान तोड़ा। आत्मरक्षा? वे कह रहे हैं कि वे बस शराब पीकर बात कर रहे थे और आपने अचानक उन पर हमला कर दिया। इंस्पेक्टर की आवाज में शक था। राणा ने मौका देखकर कहा, हां साहब, यह औरत मार्शल आर्ट जानती है। हम तो बस दुकान के किराए की बात प्यार से कर रहे थे और इसने हमें मार मार कर यह हाल कर दिया। मेरा हाथ लगता है टूट गया। आसपास के दुकानदार सच जानते थे, लेकिन बिच्छू गैंग का नाम सुनकर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें बदला लिए जाने का डर था। स्थिति पूरी तरह से अदिति के खिलाफ जा रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। एक सैनिक के लिए सबसे घातक चीज बदनामी होती है। यह सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसकी यूनिट और पूरी सेना के सम्मान पर आंच ला सकती थी। मां, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, अदिति ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा। इंस्पेक्टर ने हथकड़ी दिखाते हुए कहा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपको एक आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। 1 मिनट साहब। तभी उस चुप्पी को तोड़ते हुए एक आवाज आई। यह मीरा देवी के बगल में पकौड़े बेचने वाली शांति चाची थीं। वह डरी हुई थीं, लेकिन उन्होंने आगे आने का फैसला कर लिया था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन गुंडों ने पहले आकर मीरा दीदी को धमकाया, पैसे मांगे और कुर्सी भी तोड़ी। हम सब ने देखा है। उनकी हिम्मत ने आग में घी का काम किया। एक एक करके दूसरे दुकानदार भी बोलने लगे, हाँ साहब, हम गवाह हैं। यह लड़की तो अपनी मां को बचा रही थी। ये गुंडे हमेशा बाजार में आकर सबसे पैसा वसूलते हैं। माहौल अचानक बदल गया। राणा, पप्पू और पुलिस वाले सब हैरान थे। इंस्पेक्टर ने चारों ओर देखा। दर्जनों दुकानदार अदिति का पक्ष ले रहे थे। ए बुढ़ियाओं, सब पागल हो गई हो क्या? बाद में तुम्हारा क्या होगा, सोच लेना, राणा चिल्लाया। लेकिन अब किसी ने उसकी नहीं सुनी। क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है?
अदिति ने शांति से पूछा। एक कांस्टेबल ने एक इमारत की ओर इशारा किया। हाँ, उस कोने पर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा है। यह सुनकर राणा और पप्पू के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने कैमरे के बारे में सोचा ही नहीं था। इंस्पेक्टर ने तुरंत फुटेज हासिल करने का आदेश दिया और राणा और पप्पू की ओर मुड़कर कहा, अब तुम लोगों पर झूठी गवाही और जबरन वसूली का आरोप भी लगेगा। चलो, पहले तुम दोनों को थाने ले चलते हैं। स्थिति संभल गई थी, लेकिन अदिति का चेहरा अभी भी गंभीर था। उसे भी पूछताछ के लिए जाना था। मैडम, आपको भी एक गवाह के तौर पर हमारे साथ चलना होगा। कृपया अपनी आईडी दिखाएं। अदिति ने झिझकते हुए अपनी जेब से आईडी निकाली। यह एक सैन्य आईडी कार्ड था। आईडी देखते ही इंस्पेक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। लेफ्टिनेंट कर्नल अदिति सिंह, यूनिट पैरा एसएफ विशेष बल। इंस्पेक्टर को विश्वास नहीं हुआ। यह नाजुक दिखने वाली महिला भारत की सबसे एलीट स्पेशल फोर्स की एक अधिकारी थी, वह भी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर। अब उसे समझ आया कि उसके द्विजैनिया इतने सटीक और वह इतनी शांत क्यों थी। जय हिंद। कर्नल अदिति सिंह। अदिति के परिचय पर इंस्पेक्टर अनजाने में ही सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। यह मामला अब सिर्फ एक साधारण मारपीट का नहीं था। यह एक विशेष बल की अधिकारी और एक संगठित अपराध गिरोह के बीच की लड़ाई बन चुका था। अदिति ने अपनी मां का हाथ एक बार फिर थामा और पुलिस जीप की ओर चल पड़ी। उसके पीछे जनता मार्केट के दुकानदार उसे चिंता और समर्थन भरी नजरों से देख रहे थे। अध्याय 3, एक खामोश जंग का आगा। मुंबई के पुलिस स्टेशन का पूछताछ कक्ष ठंडा और अजीब सी गंध से भरा था। अदिति शांत बैठी थी और उसके सामने एक अनुभवी पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ उसके बयान को ध्यान से पढ़ रहे थे। कर्नल सिंह, मैंने आपका बयान पढ़ लिया है, सीसीटीवी फुटेज भी देख लिया है। यह साफ तौर पर आत्मरक्षा का मामला है। उल्टे राणा और पप्पू पर जबरन वसूली, धमकी और मारपीट के कई और मामले दर्ज होंगे। अदिति ने सिर हिलाया। क्या इससे मेरी यूनिट में वापस जाने में कोई समस्या होगी? इंस्पेक्टर राठौड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें। इस मामले की जड़ वे गुंडे हैं और आपकी वजह से हमें जनता मार्केट के दुकानदारों की सालों पुरानी समस्या को हल करने का मौका मिला है। हमारे कमिश्नर साहब ने भी आपकी पहचान की पुष्टि के बाद सेना को किसी भी तरह की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। धन्यवाद। अदिति ने राहत की सांस ली। जब वह बाहर निकली तो सुबह की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। उसकी मां और कुछ दुकानदार रात भर से उसका इंतजार कर रहे थे। अदिति, तू ठीक है ना? मीरा देवी दौड़कर अपनी बेटी के पास आईं। घर लौटते हुए अदिति ने सोचा कि वह सैनिक क्यों बनी। उसे अपने स्कूल के दिन याद आए जब उसने कुछ गुंडों को एक छात्र को परेशान करते देखा था। वह डर गई थी और कुछ नहीं कर पाई थी। उस रात उसे अपनी बेबसी पर बहुत शर्म आई थी। उसी दिन उसने तय किया कि वह कमजोरों की ढाल बनेगी। उसने मार्शल आर्ट सीखा, मेहनत से पढ़ाई की और नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में दाखिला लिया। अंत में उसने सबसे कठिन रास्ता चुना, स्पेशल फोर्स से। आज रात उसने अपनी मां को बचाया था। वह बेबस लड़की नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक बोझ था। यह सिर्फ उन दो गुंडों का मामला नहीं था, उनके पीछे एक पूरा संगठन था, एक ऐसी व्यवस्था जो सालों से दुकानदारों को परेशान कर रही थी। उसकी आंखों में एक सैनिक की चमक लौट आई। उसकी छुट्टी अब सिर्फ आराम के लिए नहीं थी, उसे एक नया मिशन मिल गया था। अगली सुबह उसने इंस्पेक्टर राठौड़ को फोन किया। इंस्पेक्टर साहब, अदिति बोल रही हूं। क्या आप बिच्छू गैंग के खिलाफ पूरी तरह से जांच करने की योजना बना रहे हैं? फोन पर राठौड़ की आवाज में आश्चर्य था। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये गिरोह बहुत शातिर होते हैं। सबूतों के बिना ऊपरी लोगों तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो मैं आपकी मदद करूंगी, अदिति ने दृढ़ता से कहा। मैं एक सैनिक हूं, लेकिन मैं इस मामले की पीड़ित भी हूं। मैं सूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने और रणनीति बनाने में माहिर हूं। मैं जनता मार्केट के इस कैंसर को जड़ से खत्म करना चाहती हूं। इंस्पेक्टर राठौड़ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है कर्नल, आपके जैसे किसी के साथ मुझे लगता है कि हम यह कर सकते हैं। अदिति की छोटी सी छुट्टी अब मुंबई की गलियों को साफ करने के लिए एक खामोश जंग की शुरुआत बन चुकी थी। अध्याय 4, दुश्मन का चेहरा। अदिति और इंस्पेक्टर राठौड़ मुंबई के हैंगिंग गार्डन्स में एक बेंच पर मिले। यह मुलाकात अब आधिकारिक नहीं, बल्कि एक अनौपचारिक सहयोग की शुरुआत थी। युद्ध और अपराध में बहुत समानता होती है, अदिति ने कहा। हमें दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी, उसकी कमजोरियों का पता लगाना होगा
और फिर सबसे प्रभावी तरीके से हमला करना होगा। अभी हमें जानकारी की जरूरत है, खासकर उन लोगों से जो इसे रोज झेलते हैं। आप दुकानदारों की बात कर रही हैं, राठौड़ ने कहा, लेकिन वे बदले के डर से मुंह नहीं खोलेंगे। इसीलिए पुलिस की जगह मेरी जरूरत है। अदिति की आंखों में चमक थी। मैं मीरा के समोसे वाली की बेटी हूं। मैं उनसे एक बेटी के तौर पर बात करूंगी, एक सैनिक के तौर पर नहीं। उस दिन के बाद अदिति का खामोश मिशन शुरू हो गया। वह अपनी मां के ठेले पर काम करने लगी। धीरे धीरे दुकानदार उसके साथ खुलने लगे। बिटिया, यह गुंडे कई सालों से आ रहे हैं, शांति चाची ने एक दिन कहा। पहले कुछ 100 रुपये लेते थे, अब हजारों लेने लगे हैं। एक फल वाले ने धीरे से कहा, राणा तो बस एक प्यादा है, असली खिलाड़ी कोई और है। महीने में एक बार एक बहुत पढ़ा लिखा दिखने वाला आदमी आता है जिसे हम शाह साहब कहते हैं। वह कभी हाथ नहीं उठाता, लेकिन उसकी आंखें देखकर ही खून सूख जाता है। शाह साहब, एक नया नाम। अदिति ने इसे अपने दिमाग में बैठा लिया। यह कोई मामूली गुंडा नहीं था। अदिति ने दुकानदारों की बातों से एक पूरी तस्वीर तैयार की। शाह साहब हर महीने के आखिरी बुधवार को आता है। वह एक टैबलेट का इस्तेमाल करता है, और जो दुकानदार पैसे देने में आनाकानी करता है, उसकी दुकान पर अचानक कोई हादसा हो जाता है। यह जानकारी गुप्त रूप से इंस्पेक्टर राठौड़ तक पहुंचाई गई और पुलिस ने चुपचाप अपनी जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक शाम एक महंगी काली सेडान कार ठेले के सामने रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहना हुआ आदमी उतरा। वह किसी कंपनी का मैनेजर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें सांप की तरह ठंडी थीं। मीरा देवी जी, उसने धीरे से पूछा। आप कौन? मीरा देवी ने घबरा कर पूछा। उस आदमी ने अदिति को देखा और कहा, मेरा नाम विक्रम शाह है। हमारे कुछ लड़कों ने यहां आकर जो गलती की, उसके लिए मैं माफी मांगने आया हूं। शाह साहब, यह वही था। उसने एक मोटा लिफाफा निकालते हुए कहा, यह आपके नुकसान और परेशानी के लिए एक छोटी सी भेंट है। अदिति ने आगे बढ़कर उसका हाथ रोक दिया। इसकी जरूरत नहीं है, मुआवजा कानून के जरिए तय होगा। विक्रम शाह मुस्कुराया। आप ही अदिति सिंह हैं। सुना है आप बहुत काबिल हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा इंसाफ करने के चक्कर में अपने लोगों को ही चोट पहुंच जाती है। आपकी मां ने दशकों से यहां धंधा किया है। उन्हें आगे भी शांति से काम करना है ना? यह माफी नहीं, एक खुली धमकी थी। इस मामले को और आगे मत बढ़ाओ, वरना तुम्हारी मां सुरक्षित नहीं रहेगी। अदिति ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, शांति? दूसरों के खून पसीने की कमाई को छीनने को तुम शांति कहते हो? जाकर अपने आकाओं से कह देना कि मीरा देवी की बेटी इस जनता मार्केट से तुम जैसे परजीवियों का सफाया करने से पहले चैन से नहीं बैठेगी। उस पल विक्रम शाह के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए कातिलाना चमक आई। अच्छी सलाह के लिए शुक्रिया, वह कहकर अपनी कार में बैठकर चला गया। उसके जाने के बाद वहां एक भारी खामोशी छा गई। मीरा देवी का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अदिति को अब एहसास हो गया था कि उसका सामना एक बहुत ही शातिर और खतरनाक दुश्मन से है। अध्याय 5, पलटवार की तैयारी। विक्रम शाह के आने के बाद जनता मार्केट में एक अजीब सा तनाव फैल गया। बिच्छू गैंग का खामोश दबाव हर किसी को महसूस हो रहा था। उधर पुलिस की जांच भी एक जगह आकर रुक गई थी। विक्रम शाह के नाम पर कोई ठोस सबूत नहीं था। वह एक भूत की तरह था। इस बीच अदिति पर भी नजर रखी जाने लगी। जब वह बाजार जाती तो एक पुरानी वैन हमेशा एक ही जगह पर खड़ी मिलती। जब वह किसी दुकान में होती तो कोई न कोई उस पर नजर रखता। अनाड़ी, अदिति ने मन में सोचा। उसने उनकी निगरानी का फायदा उठाने का फैसला किया। एक दिन उसने जोर से फोन पर बात करने का नाटक किया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज शाम 7 बजे जुहू बीच पर मिलते हैं। गवाहों की लिस्ट मैं आपको वहीं दूंगी। यह बात उस पर नजर रख रहे गुंडों ने सुन ली। उस शाम वे अदिति का पीछा करते हुए जुहू बीच पहुंचे, जबकि अदिति ने चालाकी से उन्हें चकमा देकर इंस्पेक्टर राठौड़ से बांद्रा फोर्ट पर मुलाकात की। लेकिन सिर्फ इस मनोवैज्ञानिक खेल से काम नहीं चलने वाला था। उसे ठोस सबूत चाहिए थे, और वे सबूत सिर्फ दुकानदारों के पास थे। अदिति के लगातार समझाने और उसकी हिम्मत को देखकर सबसे पहले शांति चाची ने कदम उठाया। उन्होंने कुछ दुकानदारों को रात में अपनी दुकान पर बुलाया। हम कब तक ऐसे डरकर जिएंगे? शांति चाची ने कहा। अदिति बिटिया अपनी जान पर खेलकर हमारे लिए लड़ रही है और हम छिपे बैठे हैं। उनकी बात ने दूसरों में भी हिम्मत भर दी। एक एक करके सबने पिछले कई सालों का हिसाब देना शुरू किया। किसने, कब
कितना पैसा लिया, सब कुछ बताया। किसी के पास धमकी की रिकॉर्डिंग थी तो किसी के पास दूर से ली गई सीसीटीवी फुटेज। उन्होंने मिलकर एक गुप्त खाता बही तैयार की। यह उन दुकानदारों के आंसुओं का हिसाब था। अदिति ने उन सभी सबूतों को व्यवस्थित किया। बिच्छू गैंग को इसकी भनक लग गई। विक्रम शाह ने एक और घिनौना तरीका अपनाया। उसने समुदाय की सबसे कमजोर कड़ी पर हमला किया। कुछ दिनों बाद शांति चाची के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जो एक डिलीवरी बॉय था। एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और ड्राइवर ने भागने से पहले कहा, ठीक से देखकर चला कर, अगली बार अस्पताल से काम नहीं चलेगा। यह एक साफ चेतावनी थी। दुकानदार फिर से डर गए। शांति चाची टूट गईं। लेकिन तभी उनका बेटा, जिसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था, दुकान में आया और बोला, मां, आप अभी हार मान लेंगी? वे यही तो चाहते हैं। अगर हम आज डर गए तो जिंदगी भर इनके गुलाम बनकर रहेंगे। मेरी चोट कुछ नहीं है। अगर इन सबको जेल भिजवा सकते हैं तो मैं ऐसी कई चोटें सहने को तैयार हूं। बेटे की हिम्मत ने सब में फिर से जोश भर दिया। डर अब गुस्से में और गुस्सा हिम्मत में बदल चुका था। उस रात दुकानदारों के सारे सबूतों वाली वह गुप्त खाता बही अदिति के हाथों से होती हुई इंस्पेक्टर राठौड़ तक पहुंच गई। यह तो बहुत ज्यादा है, राठौड़ ने कहा। यह सिर्फ एक दरार नहीं है कर्नल, इससे हम पूरे बांध को तोड़ सकते हैं। मैं तुरंत विक्रम शाह के दफ्तर पर छापे की इजाजत लेता हूं। अब पलटवार का समय है। मुंबई की उस अंधेरी रात में जवाबी हमले का बिगुल बज चुका था। अध्याय 6, किले पर धावा। अगली सुबह पुलिस की गाड़ियां एक आलीशान ऑफिस बिल्डिंग के बाहर चुपचाप आकर रुकी। इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपनी टीम को अंतिम निर्देश दिए। लक्ष्य 15वीं मंजिल, ओशन ट्रेडर्स। यह बिच्छू गैंग का मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा और विक्रम शाह का ठिकाना है। पुलिस टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। विक्रम शाह अपने केबिन से यह सब देखकर हैरान रह गया। विक्रम शाह, तुम्हें जबरन वसूली, धमकी और संगठित अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसकी कलाई पर हथकड़ी लग चुकी थी। तलाशी में पुलिस को एक दोहरी खाता बही मिली, जिसमें पूरे शहर से वसूले गए हफ्ते का हिसाब था। कंप्यूटर से गिरोह के सरगनाओं के साथ बातचीत के रिकॉर्ड भी मिले। उसी समय अदिति जनता मार्केट में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसके कान में एक छोटा सा ईयरफोन लगा था, जिससे वह इंस्पेक्टर राठौड़ के संपर्क में थी। विक्रम शाह की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उसने राहत की सांस ली। पुलिस स्टेशन में विक्रम शाह पहले तो चुप रहा, लेकिन जब इंस्पेक्टर राठौड़ ने दुकानदारों की खाता बही और उसके दफ्तर से मिले सबूत उसके सामने रखे तो उसका चेहरा उतर गया। शाह, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो अकेले सब कुछ कबूल करके सालों के लिए जेल जाओ, या फिर अपने आकाओं का नाम बताकर अपनी सजा कम करवा लो। विक्रम शाह ज्यादा देर तक वफादारी नहीं निभा सका। उसने बिच्छू गैंग के मुख्य सरगनाओं और उनके काले कारनामों के बारे में सब कुछ उगल दिया। यह मामला अब सिर्फ जनता मार्केट का नहीं रहा, बल्कि पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड को साफ करने का एक बड़ा ऑपरेशन बन गया। उस रात अदिति को घर पर एक पुराना एल्बम मिला, जिसमें उसके पिता की तस्वीर थी, जो एक पुलिस की वर्दी में थे। मां, यह तेरे पिता जब वह जवान थे। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? मीरा देवी ने एक गहरी सांस ली। तेरे पिता एक बहुत ईमानदार अफसर थे। उस समय भी मुंबई में गुंडों का राज था। वह उन्हें जड़ से खत्म करना चाहते थे और उसी कोशिश में उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन अदिति सब समझ गई। उसके पिता भी यही लड़ाई लड़ रहे थे। उसे लगा कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी मां के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए भी है। तभी इंस्पेक्टर राठौड़ का फोन आया। कर्नल, मामला बहुत बड़ा हो गया है। विक्रम ने अपने सबसे बड़े बॉस का नाम भी बता दिया है, जिसे वे शेखावत कहते हैं, और उन्हें पता चल गया है कि इस सब के पीछे एक फौजी की बेटी है। शेखावत गुस्से में है। अब आपको बहुत सावधान रहना होगा। यह अब सिर्फ गुंडों की धरपकड़ नहीं, यह एक जंग है। अदिति ने फोन रखा और अंधेरे शहर को देखा। उसकी छुट्टी खत्म हो चुकी थी। उसे एक ऐसी लड़ाई लड़नी थी जिससे वह बच नहीं सकती थी। अध्याय 7, शिकारी और शिकार। मुंबई के सबसे ऊंचे पेंट हाउस में बिच्छू गैंग का सरगना शेखावत शहर की रोशनी को देख रहा था। तो इस सब के पीछे एक फौजी की लड़की है। उसने अपने दाहिने हाथ जोरावर से कहा, जी भाई, पैरा एसएफ की लेफ्टिनेंट कर्नल अदिति सिंह। शेखावत की आंखों में एक पुरानी याद कौंधी। सालों पहले एक जिद्दी पुलिस वाला था जो उसके पीछे पड़ा था। उसका नाम भी सिंह था।
जोरावर शिकारी कुत्ते को काबू में करने के लिए उसके मालिक पर हमला करना पड़ता है। उसकी मां को निशाना बनाओ, चुपचाप, एक हादसे की तरह। जोरावर। दूसरी तरफ अदिति ने अपने पिता की पुरानी फाइलें निकलवाईं। उसके पिता इंस्पेक्टर अभय सिंह ने शेखावत के पूरे नेटवर्क का लगभग पर्दाफाश कर दिया था। रिपोर्ट लिखने के कुछ ही दिनों बाद एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उस रात जब अदिति एक टैक्सी में घर लौट रही थी, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी टैक्सी को टक्कर मारने की कोशिश की। ड्राइवर बचो, अदिति चिल्लाई। एक जोरदार धमाके के साथ टैक्सी घूम गई। अदिति ने खुद को बचा लिया, लेकिन उसे समझ आ गया कि यह हमला था ठीक वैसा ही जैसा उसके पिता के साथ हुआ था। उसने ट्रक ड्राइवर का चेहरा और ट्रक पर लिखे एक अधूरे नाम को देख लिया। गुस्से से भरी लेकिन ठंडे दिमाग से अदिति ने फैसला किया कि अब वह अपनी मां को खतरे में नहीं डाल सकती। उसने अपनी मां को एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया और खुद एक गुप्त ठिकाने पर रहकर जवाबी हमले की तैयारी करने लगी। ट्रक ड्राइवर की पहचान हो गई है, इंस्पेक्टर राठौड़ ने बताया। उसका नाम बब्बन है और उस पर जुए का बहुत कर्ज है। उसे तुरंत गिरफ्तार मत कीजिए, अदिति ने कहा। हम उसे एक चारा की तरह इस्तेमाल करेंगे। अदिति ने एक योजना बनाई। पुलिस बब्बन के आसपास शिकंजा कसने का नाटक करेगी ताकि वह घबराकर बिच्छू गैंग से मदद मांगे, और जब गैंग उसे बचाने या खत्म करने के लिए आएगा तब वे उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। योजना ने काम किया। घबराए हुए बब्बन ने गैंग से संपर्क किया। उसे देश से भगाने के लिए एक पुरानी कोल्ड स्टोरेज में बुलाया गया। उस रात पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही जोरावर और उसके लोग बब्बन से मिले, पुलिस ने धावा बोल दिया। जोरावर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके रास्ते में अदिति खड़ी थी। शेखावत के पास अकेले ही जाना पड़ेगा। जोरावर ने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन अदिति उससे कहीं ज्यादा तेज थी। कुछ ही सेकंड में जोरावर जमीन पर था। वह दर्द से कराहते हुए अदिति की आंखों में देख रहा था, जो एक शिकारी की आंखें थीं। अध्याय 8। शह और मात। जोरावर की गिरफ्तारी बिच्छू गैंग के ताबूत में आखिरी कील थी। पहले तो वह चुप रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि शेखावत ने उसके परिवार पर नजर रखने के लिए लोग भेज दिए हैं, तो वह टूट गया। उसने शेखावत के सारे राज उगल दिए, उसके छिपे हुए पैसे, गुप्त ठिकाने और अगली बड़ी डील के बारे में भी। पुलिस हेडक्वार्टर में अदिति और इंस्पेक्टर राठौड़ ने अंतिम हमले की योजना बनाई। शेखावत कल रात अपने पेंट हाउस में एक विदेशी गिरोह के साथ एक बड़ी डील करने वाला है, राठौड़ ने बताया। पेंट हाउस एक किले की तरह है, अदिति ने कहा, लेकिन एक कमजोर कड़ी है, छत पर बने हेलीपैड से जुड़ा आपातकालीन रास्ता। उसने एक सैन्य ऑपरेशन की तरह पूरी योजना तैयार की। पुलिस कमांडो हेलीकॉप्टर से छत पर उतरेंगे, जबकि नीचे एक टीम ध्यान भटकाएगी। ऑपरेशन से एक रात पहले अदिति अपनी मां से मिलने गई। मीरा देवी ने उसे उसके पिता का पुराना पुलिस बैज दिया। यह तुम्हारी रक्षा करेगा, जाओ और अपने पिता का अधूरा काम पूरा करो। अगली रात तेज बारिश के बीच ऑपरेशन शुरू हुआ। कमांडो छत पर उतरे, नीचे अफरा तफरी मचाई गई और टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। पेंट हाउस में भगदड़ मच गई। सब पकड़े गए सिवाय शेखावत के। वह अपनी स्टडी में है, अदिति चिल्लाई। वहां एक गुप्त रास्ता है। जब शेखावत अपने गुप्त लिफ्ट की ओर भाग रहा था, अदिति और राठौड़ ने उसका रास्ता रोक लिया। शेखावत ने अदिति की आंखों में उसके पिता की वही जद देखी। आखिरकार तुम आ ही गई, अभय सिंह की बेटी। उसने पिस्तौल निकाली, लेकिन अदिति ने पलक झपकते ही उसे डेसार्मे कर दिया और जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर राठौड़ ने उसे हथकड़ी पहना दी। एक युग का अंत हो गया था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह अपने घुटनों पर था। उपसंहार, एक नई सुबह। अगले दिन यह खबर पूरे देश में फैल गई। जनता मार्केट में जश्न का माहौल था। कुछ दिनों बाद अदिति की छुट्टी खत्म हो गई। स्टेशन पर इंस्पेक्टर राठौड़ ने उसे सलाम किया। कर्नल, आपकी वजह से यह शहर साफ हो गया और आपके पिता के मामले की फिर से जांच होगी। उन्हें जल्द ही शहीद का दर्जा मिलेगा। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। ट्रेन चल पड़ी। अदिति ने खिड़की से दूर होती मुंबई को देखा। शहर पर एक नई साफ सुबह उतर रही थी। उसने अपनी जेब में रखे अपने पिता के बैज को छुआ। यह अब सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, यह उसके पिता की विरासत, उसकी मां का प्यार और उन लोगों की आशा का प्रतीक था जिनकी उसने रक्षा की थी। लेफ्टिनेंट कर्नल अदिति सिंह अपने घर आई थी और एक सैनिक के तौर पर अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़कर
अब वह देश की रक्षा करने के लिए अपनी जगह पर वापस जा रही थी। उसके दिल में एक नई और उज्जवल सुबह हो रही थी।